आज भारत बंद है। आप किस रास्ते से जाएं, किससे बचें? देश भर से जी न्यूज रिपोर्टर लाइव। भारत बंद पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ जी न्यूज पर। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। किसान पिछले कई दिनों से हाल ही में पारित किए गए तीनों कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। इस बीच किसान और सरकार के बीच 5 बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला था। इस बीच बंद का आह्वान कर रहे किसानों का कहना है कि वो आपातकालीन सेवाओं को इस बंद में नहीं रोकेंगे। ये बंद सुबह से लेकर शाम तक है। इसमें चक्का जाम जो है दोपहर 3 बजे तक रहेगा। लोग अपनी अपनी सहूलियत के जरिए 11 से 3, 10 से 3 या 3 बजे चक्का जाम खत्म हो जाएगा। बंद पूरे दिन के लिए है। दूध सब्जी वगैरह का भी हमने कॉल दिया है कि नहीं आएगा। अस्पताल के लिए एम्बुलेंस सर्विस, शादियों वाले या इस तरह का जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो जारी रहेंगी। किसानों के बंद के ऐलान को देखते हुए कई राज्यों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और भारत बंद को लेकर केंद्र ने भी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। किसान संगठनों के भारत बंद को देश भर की कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। 1 मिनट में पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं। किसानों के भारत बंद को देश भर की लगभग 20 राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। इनमें कांग्रेस और लेफ्ट के अलावा कई क्षेत्रीय दल भी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी भारत बंद को सफल बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करेगी। ट्रैक्टर रैलीज हो, हस्ताक्षर अभियान हो, किसान सम्मेलन हो, इनके माध्यम से पिछले कुछ महीनों से लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज उठा रहे हैं। 8 दिसंबर के बंद को पूर्ण रूपेण समर्थन कांग्रेस पार्टी हर जिले में, हर राज्य में देगी। हालांकि किसानों ने साफ कर दिया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को वो अपने आंदोलन को हाईजैक नहीं करने देंगे। आंदोलन को कोई हाईजैक कर लगा, कोई नहीं हाईजैक करेगा, ना किसी के चक्कर मारेगा किसान। वो तो एक अत्याचार हो रहा है, तो अत्याचार के खिलाफ सब लोग खड़े हुए हैं। सब बंद करने का आह्वान करा जिसने भी, तो धन्यवाद है उनका सबको। इस बीच कई ऐसे विपक्षी दल भी हैं जो इस भारत बंद के आह्वान को अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं। किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए इस भारत बंद में कई ऐसे संस्थान भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि कुछ किसी कारण से इस बंद में शामिल नहीं हो रहे हैं। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। किसान संगठनों के इस बंद के आह्वान को कई राजनीतिक दलों के साथ कई संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। दिल्ली के आजादपुर, ओखला और गाजीपुर जैसी मंडियों ने किसान के आंदोलन को सफल बनाने के लिए बंद का आह्वान किया है। हालांकि दिल्ली के ऑटो चालकों के एसोसिएशन में शामिल न होने का फैसला किया है। उनका कहना है कि कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में उन्हें पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। कई सारे बैंक संगठनों ने भी इस बंद को अपना समर्थन नहीं दिया है, मगर संगठनों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। महाराष्ट्र में भी सभी जिलों के एपीएमसी मार्केट बंद रहेंगे। एपीएमसी मार्केट के अलावा सब्जी मंडियां, फ्रूट मार्केट, फिश मार्केट, दूध के केंद्र भी बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्य के कई अलग अलग मजदूर संगठनों ने भी इस बंद में शामिल होने का ऐलान किया है, मगर दूसरी तरफ रिटेल व्यापारी एसोसिएशंस ने बंद को समर्थन नहीं दिया है। मुंबई में लोकल ट्रेन, बेस्ट की बसें और मेट्रो ट्रेन सुचारू रूप से चलती रहेंगी। इस बीच कुछ राज्य सरकारों ने बंद के दौरान किसी भी तरह की अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। किसान संगठनों के भारत बंद को जहां एक तरफ विपक्षी दलों का साथ मिला है, वहीं कुछ राज्यों ने इसके बहाने अराजकता फैलाने वालों को सख्त निर्देश जारी किए। गुजरात में किसानों और एपीएमसी की तरफ से भारत बंद को नहीं दिया गया है। साथ ही सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर किसी ने इसके बहाने अशांति फैलाने की कोशिश की तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी किसानों के बंद का समर्थन किया है, लेकिन वहां भी ये निर्देश जारी किए हैं कि शिक्षा संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा और हम किसान संघों से अपील करते हैं कि वे शांतिपूर्वक बंद का सहयोग करें और उनका पालन करें। राज्य सरकार ने कहा है कि अगर किसान किसी भी अप्रिय घटना के बिना दोपहर 1 बजे तक बंद का पालन करते हैं तो इससे आम जनता को असुविधा नहीं होगी। देश की राजधानी दिल्ली में बंद का बड़ा असर होने की आशंका है। ऐसे में दिल्ली पुलिस का कहना है कि बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
कृषि कानूनों के खिलाफ एक सरकार कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ एक पूर्व सीएम ने प्रधानमंत्री से कानून वापस लेने का आग्रह किया है। केरल सरकार ने फैसला किया है कि वो पहले तो इन कानूनों को अपने यहाँ लागू नहीं होने देगी और इन कानूनों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। हम कृषि कानूनों को लागू नहीं करेंगे। राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए तैयार है। हम इस सप्ताह इन कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। केंद्र की चाल राज्य सरकारों के अधिकार को लागू करने के लिए है, जिसे संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। दूसरी तरफ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। मैं इस समय चल रहे किसानों के संकट से बहुत चिंतित हूँ। मुझे लगता है कि अगर सरकार ने किसानों पर वास्तव में ईमानदार प्रतिक्रिया पर अधिक ध्यान दिया होता तो इस मुद्दे से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता था। तीनों अधिनियमों ने देश को गहरी उथल-पुथल में धकेल दिया है। किसानों और उनके परिवारों को इस ठंड में और अधिक पीड़ा को सहन किए बिना वापस लेना चाहिए। यह मुद्दा अकेले किसानों को चिंतित नहीं करता है, बल्कि देश के पूरे आर्थिक ताने बाने उसे प्रभावित करता है। कृषि कानूनों को लेकर सोमवार को देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी से बातचीत की। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। जी के प्राइम टाइम कार्यक्रम डीएनए में कृषि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी से कृषि कानूनों पर बात की। इस बातचीत में कानून मंत्री ने विपक्ष के विरोध पर कहा कि ये वही लोग हैं जो इन कानूनों पर कांग्रेस का साथ दे रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाली कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में इन्हें शामिल कर चुकी है। इस साल 28 या 29 नवंबर तक हम लोगों ने 60,000 करोड़ के धान की खरीद की है एमएसपी के द्वारा, 60,000 करोड़ की, और इसमें लगभग 300 लाख टन है और उसमें 2/3 से अधिक पंजाब से खरीदा है। कृषि मंत्री ने ईएनएबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बताया कि कैसे डिजिटलाइजेशन से किसानों को लगातार फायदा हो रहा है। ये पूरे कानून देश के हित में कैसे हैं और किसानों के हित में कैसे हैं, ये हमने बताने की कोशिश की है। जी। और किस तरह से विपक्षियों का पूरा चरित्र दोहरा शर्मनाक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आगरा में मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया। 1 मिनट में ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी आगरा में मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत करने जा रही हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस परियोजना की आधारशिला रखेंगे। पीएससी ग्राउंड में आयोजित हो रहे समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसमें 2 कॉरिडोर्स हैं। जो एक कॉरिडोर है जिसका हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से काम वो है ताजीज गेट से सिकंदरा तक। ये टोटल 14 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है और इसमें 7 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं और 6 एलिवेटेड स्टेशन हैं। इस परियोजना के शुरू होने की खबर पर आगरा के लोगों ने खुशी जाहिर की है। बहुत खुशी की बात है ये आगरा में मेट्रो आई, इससे प्रदूषण भी कम होगा और ट्रैफिक भी कम लगेगा और रोजगार मिलेगा लोगों को, काफ़ी तरक्की होगी शहर की। मेट्रो के दोनों कॉरिडोर पर 30 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 7 मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बीजेपी और टीएमसी के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई। क्या पुलिस से अपेक्षा की जा सकती है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से यदि प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष के लोग तो उनको इस प्रकार कुचले? मैं समझता हूँ ये प्रजातंत्र की हत्या है और हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक ममता जी की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे। प्रदर्शन के दौरान 2 जगहों पर पुलिस और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में झड़पें हुई। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में बम फेंककर माहौल बिगाड़ा। प्रदर्शन में बीजेपी के 40 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इस घटना के विरोध में बीजेपी ने 12 घंटे का नॉर्थ बंगाल बंद बुलाया है। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के चुनावों के चौथे चरण में करीब 50% मतदान हुआ। 1 मिनट में पूरा अपडेट आपको बताते हैं।
जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के चुनावों में सोमवार को चौथे चरण का मतदान हुआ। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि राज्य में करीब 50% मतदान हुआ है। चौथे चरण में कुल 34 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें से 17 सीटें कश्मीर और 17 सीटें जम्मू डिवीजन की थी। पुंछ में सबसे ज्यादा 75.42 और डोडा में 75.03% वोटिंग हुई। इस चरण में कुल 249 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 82 महिला उम्मीदवार थे। चौथे चरण में कुपवाड़ा के बरतगाम गांव की एक उम्मीदवार सूफिया सदाफ काफी चर्चा में रही। दरअसल सूफिया पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद की रहने वाली है। 10 साल पहले वो कुपवाड़ा से शादी करने के बाद सीमा पार कर भारत में आ गई थी और अब कश्मीर के पूर्णवास नीति के तहत यहाँ रह रही है। सूफिया के चुनाव लड़ने का मकसद शांति और विकास है। राजधानी दिल्ली में पुलिस ने सोमवार को 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया, तो कश्मीर में सुरक्षा बलों के सामने आतंकी अपनी कार ही छोड़कर फरार हो गए। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 3 कश्मीर और 2 पंजाब के रहने वाले। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सूचना के आधार पर दिल्ली शकरपुर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकियों ने दिल्ली पुलिस पर फायरिंग भी की, मगर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये कश्मीर के जो लोग थे, इनका कनेक्शन हिजबुल मुजाहिदीन से है। ये हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा था टेरर फाइनेंसिंग के लिए, जहाँ पर ड्रग्स बेचे जा रहे थे। ड्रग्स के पैसे से ये टारगेट किलिंग्स वगैरह को एग्जीक्यूट कराया जा रहा था। कश्मीर के तीनों आरोपी हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जबकि पंजाब के 2 संदिग्ध राज्यों के बड़े गैंगस्टर हैं। उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में कार में बैठे आतंकियों ने पहले तो सुरक्षा बलों का नाका तोड़ा और बाद में डर से कार छोड़कर भाग गए। दरअसल राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने पदगाचू नाके पर एक कार को रोकने की कोशिश की, मगर कार नाके को तोड़कर आगे निकल गई। इस पर जवानों ने उस कार का पीछा किया। पकड़े जाने के डर से आतंकी कार छोड़कर भाग गए। और कोरोना से जुड़ा हुआ क्या अपडेट है अभी तक का, ये भी आप 1 मिनट में देखिए। दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 2000 से भी कम मामले सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1674 मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 63 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3818 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। दिल्ली में सोमवार को 53,207 टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल 5,93,924 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 5,61,332 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं और अब राजधानी में 22,486 लोगों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में कोरोना से 9,706 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अब बायोटेक भी डीजीसीआई को आवेदन भेजने की तैयारी में है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इसी हफ्ते आवेदन कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कोवैक्सीन के ट्रायल का डेटा जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। अभी तो फेज 3 ट्रायल चल रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब, जब तक इंट्रीम एनालिसिस नहीं शुरू हो जाएगी और उसके लिए सेकेंड डोज होने के बाद ही हमें लगता है कि कोई भी जाएगा। जैसे भारत बायोटेक का ये इनका ऑक्सफोर्ड ने रिक्रूटमेंट अपना पूरा कर लिया है। सो रिक्रूटमेंट पूरा करने के बाद उनको अपनी इंट्रीम एनालिसिस करके वो जा सकते हैं। सो अभी इसमें 1-2 महीने लगने की संभावना है। दूसरी तरफ सीरम इंस्टीट्यूट ने पहले ही भारत में कोरोना की वैक्सीन कोविड शील्ड की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन किया है। कंपनी के सीईओ आदार पूनावाला ने ट्वीट कर कहा कि इस वैक्सीन से अनगिनत जिंदगियों को बचाया जा सकेगा। इससे पहले फाइजर ने भारत में वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी। प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र का असर अब चीन के साथ होने वाले व्यापार में दिखने लगा है। कैसे, 1 मिनट में समझिए। कोरोना में हुए लॉकडाउन को जब अनलॉक किया गया तो प्रधानमंत्री ने लगातार वोकल फॉर लोकल की बात पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि हमें अपने देश में बने सामान को प्राथमिकता देनी है ताकि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आए। भारत और चीन के बीच हो रहे व्यापार में इस बात का असर दिखने लगा है। दरअसल चीनी सीमा शुल्क आंकड़ों के मुताबिक भारत में चीन के निर्यात में साल के पहले 11 महीनों में 13% की गिरावट आई है, जबकि चीन के लिए भारतीय निर्यात में 16% की वृद्धि हुई है। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच तनाव के बीच
इन 11 महीनों में द्विपक्षीय व्यापार 78 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि साल 2019 में लगभग 92.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच हुआ था। चीन ने जनवरी से नवंबर तक लगभग 59 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पादों का निर्यात किया, जबकि अकेले भारत से चीन का आयात पहले 11 महीनों में 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भरतपुर पुलिस ने सोमवार को सरकारी परीक्षाओं में नकल कराने वाले गिरोह को पकड़ा है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोमवार को भरतपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो सरकारी परीक्षाओं में नकल कराने की कोशिश करता था। पुलिस ने इन चारों आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन और 2 कार बरामद की है। पुलिस ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 6 दिसंबर को आयोजित हुई कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा में कुछ लोगों द्वारा परीक्षार्थियों से रुपए लेकर पेपर आउट कराने और अन्य प्रकार से गड़बड़ी करने की सूचना मिली। पुलिस ने छानबीन की तो मालूम चला कि ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस काम को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को मोबाइल छानबीन में प्रतियोगी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड के साथ बाकी दस्तावेज भेजने और गूगल पे के माध्यम से अलग अलग समय में 1,73,000 रुपए और फिर एक निजी बैंक खाते में 2 लाख रुपए जमा करने की रसीद की फोटोग्राफ भी मिली। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उदयवीर सिंह, मांगीलाल, सचिन कुमार और देवकी नंदन। मुलजिमों से तफ्तीश जारी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.